हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। बेटा आज का जो अपना सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स पार्ट 2। जैसे कि आपको कॉमर्स में टोटल 6 सब्जेक्ट है। अब 6 सब्जेक्ट में जो अपना सबसे पहला सब्जेक्ट आपने पढ़ा रहेगा वो है अकाउंटेंसी, उसके बाद मैथमेटिक्स, देन मैथ्स के ऑप्शन में आपका एसपी भी रहता है, देन इकोनॉमिक्स, ओसी और कौन सा रहेगा अपना इंग्लिश करके, और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी, आईटी और फ्रेंच करके वो भी है। तो अपना जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। मैथ्स में बेटा 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। अब जैसे आप बोर्ड की बात करें, 12th की बात करें, तो 12th में है ना आपका एक ही पेपर रहेगा, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों मिला के, जो आपका 80 मार्क्स कवर करेगा। और जो आपका 11th स्टैंडर्ड है ना, वो तो आपके कॉलेज पे डिपेंड है कि कॉलेज वाले कितने मार्क्स के लिए आपका मैथ्स का पेपर ले रहे हैं। तो ये जो अपना सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो भी टॉपिक है वो टॉपिक सारे बहुत ही काम के हैं। अगर समझो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो तो उसमें भी ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक वाइज। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पार्टीशन वैल्यू। अब बेटा ये पार्टीशन वैल्यू आपने ना अपने स्कूल के टाइम में भी पढ़ा रहेगा। मैं आपको याद दिला दूं, जैसे मीन, मीडियन, मोड। याद आ रहा है कुछ? मीन मतलब क्या होता है बेटा? एवरेज। ये आपने देखा रहेगा वर्डिंग एक्स बार करके, ठीक है। तो मीन, मीडियन एंड मोड। मोड मतलब कैसा, देखो मीडियन को अपन लिखते थे एम करके और मोड मतलब जेड। जो ज्यादा बार आया उसको मोड बोलते हैं। बहुत सारे रहते थे ऑब्जर्वेशन, द नंबर विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज मोड। तो ऐसे ही अपने को ना ये पार्टीशन वैल्यू में मीडियन के बारे में पढ़ना है। मीडियन के बारे में आपने मीडियन तो पढ़ा रहेगा स्कूल के टाइम पे, बट इसके आगे कुछ और भी पार्ट है, जैसे क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। वो अपने को 11th स्टैंडर्ड में कवर करना है। और ये जो टॉपिक है पार्टीशन वैल्यू, ये अपने सीए फाउंडेशन में भी कवर होता है। सीए फाउंडेशन सर ये क्या होता है? सीए फाउंडेशन जो सीए की एग्जाम देता है ना, उसको 3 जो स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला फाउंडेशन, देन इंटरमीडिएट, देन फाइनल, फिर वो सीए बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 11 से डिसाइड करते हो तो आप 5 साल में सीए बन सकते हो। तो यहाँ पे सीए फाउंडेशन की मैं बात ज़्यादा करूँगा इसमें, कि जो कॉमर्स में सबसे जो हाईएस्ट जो बोलता ना अच्छा वाला कोर्स, वो है अपना सीए, चार्टेड अकाउंटेंसी। तो उसमें भी ये कवर होता है। प्लस अपना सीए से कंपनी सेक्रेटरी, उसमें भी ये कवर होगा। एक सीएमए करके भी कोर्स होता है, सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो उसमें भी ये अपना टॉपिक कवर होता है, ठीक है ना। तो सारा लिखना तो इतना पॉसिबल नहीं है। मैं मोस्टली आपको सीए फाउंडेशन के बारे में गाइड करूंगा, बिकॉज मैं सीए फाउंडेशन वालों को भी मैथमेटिक्स सिखाता हूं। तो यहाँ पे पार्टीशन वैल्यू, देन आफ्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये भी इसके आगे का पार्ट है, ठीक है। ये आपका अगेन सीए फाउंडेशन में कवर होता है। स्क्यूनेस करके है, छोटा सा टॉपिक है ये भी, बट ये वाला आपका सीए फाउंडेशन में कवर नहीं है। कुछ इसके 1-2 कॉन्सेप्ट कवर है, वो ठीक है। देन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला पूरा, ये भी सीए फाउंडेशन में है, एक्सेप्ट काई स्क्वायर्ड स्टैटिस्टिक, वो नहीं है आपका, ठीक है। ये सब नया है आपके लिए, मैं जानता हूं। आपने अब इसके पहले कभी भी ये पढ़ा नहीं है। हाँ, इसके पहले जो आपने पढ़ा है वो है मीन, और बहुत जने मीडियन एंड मोड भी थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा। देन कोरिलेशन, एकदम नया टॉपिक, कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। जैसे आपने देखो इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहेगा डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन होता है। तो सर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ऐसे ही मतलब रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश करना है, वो है आपका कोरिलेशन चैप्टर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सीए फाउंडेशन में भी कवर होता है, ठीक है। देन आफ्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सर ये वाला, ये भी आपके सीए फाउंडेशन में कवर हो रहा है। आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है आपका 11। अगर समझो आप 11, लोग क्या करते हैं कि 11 को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, क्योंकि 11 का जो मार्क्स है वो 12th में काउंट नहीं होता। 12th आपका बोर्ड एग्जाम होता है। जैसे आपने पढ़ा रहेगा स्कूल में 8 और 9 के जो मार्क्स है वो 10th में काउंट नहीं होते। 10th में जो आया वो 10th में आया बोर्ड के एग्जाम में। तो इसके हिसाब से देखो, अगर देखा जाए तो 11 लोग स्किप करते हैं कि हमने तो 11 पढ़ना ही नहीं, हम 12th में सीधा क्लास करेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक है जिसका कंटिन्यूटी आपके 12th में है भी नहीं। जैसे ये सारे जो टॉपिक्स आप दिख रहे हो 12th में इसका कोई इतना कंटिन्यूटी नहीं है,
कुछ एक दो टॉपिक रहेंगे जो आपके 12th में भी काम आएंगे। तो जो सीए करने वाला है, जो सीएस करने वाला है, जो सीए में जो प्रोफेशनल कोर्स करने वाला है, उसको 11th बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। क्लियर है? देन प्रोबेबिलिटी, ये तो पढ़ा हुआ है स्कूल के टाइम में, ठीक है। इधर भी है सीए फाउंडेशन में आपको प्रोबेबिलिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, बेटा ये 12th में भी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट काम आएगा, आपको 12th में भी काम आएगा, और ये आपको सीए फाउंडेशन में भी उसका थोड़ा सा पार्ट है। कमर्शियल मैथमेटिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सुना रहेगा आपने इंटरेस्ट के बारे में, वो इसमें कवर है। और इसका भी एक्सटेंशन पार्ट होता है एन्युटी करके, म्यूचुअल फंड सुना है, म्यूचुअल फंड एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो आपके 12th में कवर हो रहा है। तो ये अगर थोड़ा सा अच्छे से करोगे तो अगर 12th में भी काम आएगा, प्लस ये सीए फाउंडेशन में भी है आपका कुछ पार्ट इसका, जैसे इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट, ये आपके सीए फाउंडेशन में भी है। तो देख सकते हो आप इतने सारे टॉपिक है, 1 से लेके 9 तक, ठीक है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 समझो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही मैथ्स 2 जो आपके सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर 12th के हिसाब से, तो 12th के हिसाब से आप थोड़ा बहुत एक कोरिलेशन अच्छे से करना, बेटा ये 12th में भी काम आएगा आपको, कि इसका एक्सटेंशन पार्ट है रिग्रेशन, रिग्रेशन 12th में, कोरिलेशन 11th में, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके फाउंडेशन में, तो ये अच्छे से करना आप, प्रोबेबिलिटी अच्छे से करना, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड कमर्शियल मैथमेटिक्स, अगर सिर्फ आपको 12th के हिसाब से करना है तो। बाकी मैं तो आपको पूरा डिटेल में कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करें हम लोग, पहला टॉपिक, रेडी हो आप? पार्टीशन वैल्यूज। बेटा पार्टीशन वैल्यूज ये वाला, इसका नाम पार्टीशन वैल्यू कैसे पड़ा, पहले ये डिसाइड करते हैं हम लोग क्या होता है सर ये पार्टीशन वैल्यूज। ये हम लोग है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, समझो मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ये है अपना एक कोई ऑब्जेक्ट, ये ठीक है, इसको मैंने ना इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसको बोलेंगे मीडियन। क्या बोलेंगे बेटा? मीडियन। सुना भी रहेगा आपने मीडियन, मतलब आप ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। कभी आप गए रहेंगे रेस्टोरेंट वगैरह, चाइनीज वगैरह खाया रहेगा आपने, ऑर्डर दिया रहेगा भाई 1/2, क्या बोला रहेगा? 1/2 देना। तो जो 1/2 है वो क्या है? मीडियन है। या समझो आपको है ना आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ नीचे दूध लेके आओ, मेहमान आए हैं, अब दूध लेके आओ, दूध मंगाया आधा लीटर। अच्छा आधा लीटर मतलब पूरा लीटर नहीं चाहिए, आधा लीटर चाहिए, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 2 इक्वल पार्ट में, तो आधा लीटर का मतलब होता है मीडियन। क्या होता है? मीडियन, मतलब 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इट मीन्स 50% ऑफ टोटल एरिया। ओके, और हम क्या कह रहे हैं समझे, ऑब्जेक्ट है n, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, n/2, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। अच्छा सर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होता तो? ऐसा कोई भी नहीं है, 2 इक्वल पार्ट देन 4 इक्वल पार्ट। देखो यहां पे बेटा 4 इक्वल पार्ट, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे उसको बोलेंगे क्वार्टाइल्स। क्या बोलेंगे बेटा? क्वार्टाइल्स। ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड करने वाला हूं, और जो ये सिंगल पार्ट है, इस सिंगल पार्ट को बेटा बोलेंगे हम लोग फर्स्ट क्वार्टर, देन दिस इज सेकेंड क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, एंड ये फोर्थ क्वार्टर। मतलब मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा कम मेहमान है, पाव लीटर दूध लेके आ जाओ। यू नो पाव लीटर, पाव बोले तो 25% ऑफ टोटल एरिया, 1/4 ऑफ द होल एरिया, 1/4 बोले तो 25%, उसको बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर। मतलब आपको 1 लीटर दूध नहीं चाहिए, आपको 1 क्वार्टर दूध चाहिए। अब 1 क्वार्टर का मतलब कितना हो गया? 250 ml। क्या हो गया बेटा? 250 ml। तो 250 ml, 250 ml, 250 ml, 250 ml, तो कितना हो गया? 1000 लीटर, सॉरी 1000 ml करके, तो 1 लीटर हो गया। तो ये 25% ऑफ द एरिया। तो याद रखना यहाँ पे क्वार्टर्स मतलब क्या होता है? 25% ऑफ टोटल एरिया।
अब क्वेश्चन ये बनता है कितने क्वार्टाइल्स होते हैं, आप मुझे बताओ बेटा कितने क्वार्टाइल्स होते हैं, कमेंट करके बताना। हाउ मेनी क्वार्टाइल्स आर देयर whenever I am dividing any object into 4 equal parts, it means there are total 4 quartiles, okay, but एग्जाम में Q1 Q2 Q3 ही पूछेंगे, Q4 नहीं पूछते। सर क्यों ऐसा? बेटा पार्टीशन वैल्यू निकालना है, होल वैल्यू नहीं निकालना है। आपने पूरे वैल्यू को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो पार्टीशन वैल्यू फाइंड करना है। अब समझो आपको 5 लीटर दूध लेके आना है तो क्या बोलेंगे, 1 क्वार्टर दूध मिल्क, 2 क्वार्टर मंगा लिया, 3 क्वार्टर मंगा लिया। अच्छा 4 क्वार्टर क्यों बोलूंगा, पूरा 1 नहीं बोल दूं, मतलब 1 लीटर ना बोल दूं, समझ में आ रहा है आपको? तो क्वार्टर मतलब उसका पार्टीशन वैल्यू, तो पार्टीशन वैल्यू ही पूछ सकते हैं, पूरा अक्खा नहीं पूछ सकते। क्लियर है? तो याद रखना देयर आर टोटल 4 क्वार्टाइल्स, बट पूछेंगे कितना, 3 क्वार्टाइल्स। तो एग्जाम में कुछ एमसीक्यू आ गया तो कितने क्वार्टाइल्स होते हैं, तो आप क्या लिख के आना, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। 3 कौन सा, Q1 Q2 Q3, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे बट क्वार्टर्स कितने होते हैं, 3। Q4 कभी नहीं पूछा जाता। अंडरस्टूड? तो ये आ गया मीडियन क्वार्टाइल। उसके बाद समझो आप 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आपने ऑब्जेक्ट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसको बोलेंगे डेसाइल्स। डेसाइल 10% का एरिया रहेगा आपका, 10। तो अभी अब परसेंटाइल, सॉरी डेसाइल हो गया। अब डेसाइल का कितने डेसाइल होंगे, हाउ मेनी डेसाइल्स आर देयर, तो आप क्या बोलोगे, D1 D2 अप टू D9। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? पार्टीशन वैल्यू, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, एक और है लास्ट, उसको बोलेंगे परसेंटाइल्स। बेटा परसेंटाइल का मतलब 100 इक्वल पार्ट्स, एक पार्ट 1% इसका, 1% का, तो 1% इज 1%, टोटल 100 इक्वल पार्ट है, 100 इक्वल पार्ट्स, तो उसको बोलेंगे परसेंटाइल्स। तो यहां पे आ जाएगा बेटा परसेंटाइल्स, ठीक है। तो P1 P2 इससे डिनोट करेंगे अप टू P99, P100 कभी नहीं पूछेंगे। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया रहेगा। ये आपका इंट्रोडक्शन था कि पार्टीशन वैल्यू क्या है। बेटा देखो अभी आपको करना क्या रहेगा पता है, लेक्चर तो सुनना ही है अच्छे से, मैं आपको सारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के सम है वो सॉल्व कराने वाला हूं। आपके पास है ना 2 बुक होनी चाहिए, 2 बुक, एक रहेगी आपकी फॉर्मूला बुक, एक रहेगी प्रैक्टिस बुक। फॉर्मूला बुक में आपको सारे फॉर्मूलाज लिखना है जो मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे, और प्रैक्टिस बुक में हम लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कराऊंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन, फिर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूंगा, वो आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट करके कि आपका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग स्टडी करेंगे पूरा थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और एक फिक्स टाइम रहेगा, फिक्स डेट रहेगा अपने को, वो हिसाब से आपको लेक्चर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हम लोग, ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब आपको जैसे मैंने बोला कि एक फॉर्मूला बुक लेना है, ये कुछ लिखना मत, आप स्टार्ट राइटिंग इन योर फॉर्मूला बुक, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो चैप्टर का नाम, तो चैप्टर नंबर 1 पार्टीशन वैल्यूज। अब इसका जो नाम है ना, जो सीए फाउंडेशन की बुक में कुछ अलग है, पार्टीशन वैल्यू नहीं है, ये तो एक छोटा सा मतलब पार्ट है। मेन जो टॉपिक है ना, मेन जो टॉपिक, जो मेन आपका जो ये सिलेबस है इसका, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लिखो साथ में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये चैप्टर का नाम होना चाहिए था। अब सर ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, तो यहां पे अंडरलाइन करो, इसका मतलब होता है एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन डेटा
डेटा का एवरेज फाइंड करना, डेटा का एवरेज फाइंड करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका 10th में कितना परसेंटेज आया था, कमेंट करके बताओ बेटा, आपका 10th में कितना परसेंटेज आया था। ओके, समझो किसी का आया है 92%। अब 92% आपने कैलकुलेट कैसे किया था? सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स थे उसका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स के, तो आपने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो क्या आ गया? एवरेज आ गया। तो यहां पे अपने को है ना एवरेज फाइंड करना है, तो किसी भी डेटा का अपन क्या फाइंड करेंगे? एवरेज। तो एवरेज को क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। अब जो ना एवरेज की बात हो रही है, एवरेज में ना दो टाइप होते हैं। एक होता है बेटा मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल। एक होता है पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल जो एवरेज होता है उसमें आता है मीन। क्या आता है? मीन। एंड जो पोजिशनल वाइज एवरेज होता है ना, पोजिशनल वाइज, इसमें आता है मीडियन एंड मोड। तो जो आपका ये टॉपिक है पार्टीशन वैल्यू, वो होता है आपका मीडियन। सोचो, मतलब डिटेल में अगर मैं बताऊं तो चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर होता है एवरेज, एवरेज बोले तो मैथमेटिकल, पोजिशनल। मैथमेटिकल में मीन, जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा है, देन पोजिशनल में मीडियन एंड मोड, ये भी पढ़ा था आपने स्कूल टाइम में। तो जो मीडियन है, मीडियन, उसी को बोलेंगे अपन पार्टीशन वैल्यू। पर मीडियन में और भी पार्ट आ गया, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। अंडरस्टूड? ये है आपका चैप्टर। तो सर ये डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन बेटा, डिस्पर्जन का मतलब है कि डेटा में वेरिएशन कितना हो रहा है, चेंजेस कितना हो रहा है, डेटा में वेरिएशन कितना हो रहा है। सर वेरिएशन मतलब क्या? आपने कभी शेयर मार्केट में कभी डील किया है क्या? जैसे किसी कंपनी के शेयर्स का प्राइस वगैरह, मूवमेंट, जैसे टाटा मोटर्स का जो प्राइस है शेयर्स का, समझो अभी चल रहा है 600 रुपये, वो हो गया समझो 650, 550 हो गया, तो मूवमेंट हो रहा है। क्या डेली बेसिस पे क्या शेयर का प्राइस सेम होता है क्या? अरे हर सेकंड में चेंज होते रहता है, तो वेरिएशन हो रहा है आपका। तो वेरिएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्पर्जन। वो अपने को सीए फाउंडेशन में पढ़ना है, अपने इस सिलेबस में नहीं। क्लियर है कि नहीं? सिलेबस में नहीं आपके। तो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज, इसमें मीडियन में अपन डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कैटेगरी ऑफ डेटा। डेटा क्या होता है और डेटा कितने टाइप के होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। बेटा डेटा का मतलब होता है क्वेश्चन, जो आप स्टडी कर रहे हो वो होता है डेटा। इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हो, क्यों कलेक्ट करते हो इंफॉर्मेशन? आपको एनालिसिस करना है, पता लगाना है, आपको कमेंट करना है, इसके लिए आप क्या करते हो? डेटा को इकट्ठा करते हो। तो डेटा कितने टाइप का हो सकता है और डेटा है ना कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ डेटा, ये समझेंगे हम लोग। तो डेटा में ना आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा डेटा को, 3 पार्ट में। क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो लिखो साथ में यहां पे। सबसे पहला है इंडिविजुअल डेटा, विच इज ऑल्सो नोन एज रॉ डेटा। सेकेंड वन डिस्क्रीट डेटा, मीन्स डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। एंड थर्ड वन कंटिन्यूअस डेटा, मतलब ग्रुप डेटा। बेटा ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करना ही पड़ेगा आपको क्लासिफिकेशन। तो यहां पे ना सबसे पहला इंडिविजुअल डेटा, इसका एग्जांपल देख लो क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा 57392, तो ये आपका इंडिविजुअल डेटा है, रॉ डेटा है। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आपका रॉ डेटा है, ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्रीट डेटा क्या होता है?
इसमें 2 कॉलम होंगे, एक्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो कौन कितनी बार आ रहा है। अच्छा, ये डेटा क्या होता है बताइए, इसी का एक्सटेंशन वर्जन है। समझो डेटा इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा है और उसमें रिपीटेशन भी हो रहा है, जैसे यहाँ पे 7 7 7 7 7 3 3 3 3 ऐसा रिपीटेशन भी हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रॉ डेटा को कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रीक्वेंसी में। कैसे करते हो देखो, सपोज ये आपका डेटा है 3 7 6 4, ये इसका फ्रीक्वेंसी है। 10 अकर्स 3 टाइम्स, 20 अकर्स 7 टाइम्स, 30 अकर्स 6 टाइम्स, ऐसा उसको रीड करेंगे। 40 अकर्स 4 टाइम्स, 40 40 40 40। क्लियर है। तो डेटा एंड उसकी फ्रीक्वेंसी कौन कितनी बार आया है। अच्छा, ये बहुत ही बड़ा है, इसको कन्वर्ट किया इसमें, फिर भी बहुत ही लेंथी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप देखो, ग्रुप कैसे बनता है, क्लास एंड देयर फ्रीक्वेंसी। मैंने ग्रुप बना दिया, पहला 10 to 20 का ग्रुप बना दिया, 10 to 20, सेकेंड 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 7 6 4। आया समझ में आपको। तो ये आपको क्वेश्चन है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आया है, उसके हिसाब से अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर अपन आंसर लिखेंगे अच्छे से। चलो पहचानना है, बताओ ये कौन से टाइप का डेटा है। ये तो मैंने बताया आपको कौन से टाइप का है, इंडिविजुअल। क्लियर है। सेकेंड ये वाला, ये जो दिया इंफॉर्मेशन आपको, कौन से टाइप का आपका ये, इंडिविजुअल अगेन या फिर रॉ डेटा। थर्ड ये वाला क्वेश्चन, सर ये भी इंडिविजुअल है, रॉ डेटा है, ओके। ये वाला क्वेश्चन कैसा है, डेली एक्सपेंडिचर एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। बोलो कैसा है ये। सर ये कुछ गड़बड़ है, ये इंडिविजुअल तो नहीं हो सकता, 2 कॉलम बने हुए, 2 रो बने हुए, और दोनों रो में ये ग्रुप में भी नहीं है, इंडिविजुअल जैसा है ये वाला। और ये उसकी फ्रीक्वेंसी दिख रही है सर, कि ऐसी 16 फैमिलीज है जिनका एक्सपेंडिचर 350 पर डे है, ऐसी 19 फैमिलीज है जिनका एक्सपेंडिचर 450 पर डे है। समझे कि नहीं। ये अमीर लोग हैं, अमीर लोग 750 रुपये खर्च करते हैं। 13 फैमिलीज है, हर रोज कुछ ना कुछ तो ऑर्डर देते हैं और खाते रहते हैं, ठीक है ना, एकदम एंजॉय फैमिली। कितनी है, 13। ऐसे 750 रुपीज़ खर्च करती है डेली बेसिस पे। ओके सर, ये तो हमारा पॉकेट मनी रहता है डेली का, चलो वो अलग बात है। आगे देखते हैं ये कौन सा टाइप रहेगा, डिस्क्रीट। नेक्स्ट वन, ये बताओ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे एंड नंबर ऑफ डेज। तो सर ये भी तो वही है, डिस्क्रीट है, ओके। ये वाला हाइट इन सेंटीमीटर, हाँ ग्रुप में लिखा हुआ है, ये आपका ग्रुप डेटा या फिर कंटिन्यूअस डेटा। तो समझ में आपको कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। वेरी गुड। तो यहां तक आपका हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट लिखेंगे और फिर उसके सम करेंगे। तो यहां तक आप लोग पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके हो गया ये कॉपी करके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपको लिखना है हेडिंग, फर्स्ट पार्ट मीडियन। मीन्स पार्टीशन वैल्यू में आपको पहले एक कैटेगरी करा रहा हूं मीडियन करके। मीडियन हो जाएगा ना तो आपका क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल भी हो जाएगा। तो मीडियन में अपने को लिखना पड़ेगा इसका मीनिंग, डिवाइडिंग एनी ऑब्जेक्ट into 2 इक्वल पार्ट्स। बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हो, तो यहां पे ऐसा लिख सकते हो n/2। ये आपका मीडियन। अब इसके अंदर है ना टोटल 3 कैटेगरी है। जैसे डेटा कितने होते हैं, 3 होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो यहां पर भी 3 कैटेगरी है।
सबसे पहला कैटेगरी जो आपको लिखा रहा हूं, लिखो साथ में, इंडिविजुअल डेटा। इसमें स्टेप्स, ये स्टेप फॉलो करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप, रीअरेंज द गिवन डेटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करो, असेंडिंग भी कर सकते हो, डिसेंडिंग भी कर सकते हो, बट पॉइंट टू बी नोटेड, जब मैं आगे सिखाऊंगा ना क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, वहां पे आपको असेंडिंग ऑर्डर ही करना पड़ेगा, डिसेंडिंग में आपका आंसर नहीं आएगा। तो अभी से आप है ना मीडियन को भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। पर अगर एमसीक्यू आ गया कि सर मीडियन में क्या होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो दोनों होगा मीडियन में, बट क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल में सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर ही होगा। तो यहां पे लिख लो, रीअरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग भी कर सकते हैं इसमें मीडियन में। सेकेंड, राइट द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, n+1/2 टर्म या फिर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n+1/2। अब ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते थे ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए, याद आ रहा है कुछ स्कूल में? इवन होता था ऑड, ऑड मतलब क्या हो गया, 1, 3, 5, 7, 9। अगर ऐसे ऑब्जर्वेशन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइड बाय 2। एवरेज फाइंड कर रहे हैं अपना। ये किसके लिए? इवन ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ऑड ऑब्जर्वेशन एंड इवन ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? ये 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा मीडियन का। चलो मैं 2 क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको समझ में आ गया कैसे करना है इसको। यहां पे जो क्वेश्चन है ना आपका, इसी में हम लोग, मैं बता रहा हूं आपको। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंप्यूट ऑल द क्वार्टाइल्स, पर मैं पार्ट टाइम क्वार्टाइल्स को हटा देता हूं, कंप्यूट मीडियन। मैं आपको मीडियन फाइंड करके बताता हूं इसमें क्या करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था आपका कि असेंडिंग ऑर्डर लिखो। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर आता है आपको? यस सर आता है हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। लिखे साथ साथ में, पहला आएगा असेंडिंग ऑर्डर। बताओ मेरे को फास्ट, असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा कौन है? छोटे से बड़ा सबसे छोटू है इधर 10 का सीरीज ना, तो 10 के में क्या लिखा है यहाँ पे 10.5, तो 10.5, 10.6, 10.7, 10.9, तो लिखो यहाँ पे 10.5, 10.6, 10.7, उसके बाद 10.9, देन आफ्टर 11 का सीरीज कौन सा है? ये 11 दिख रहा है आपको यहाँ पे, 11.1, 11.5 और 8, 158, 158, अंडरस्टूड? देन 12, 12.6, 12, 12.6, 13, 13.5, 14, 14.5। जो लिखते हो ना उसको कैंसिल कर देने का, अच्छा रहता है। फिर 14.9, देन 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो n इक्वल टू 15। आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, यहाँ पे काउंट करना कंपलसरी है। अब n 15 है ना, और हम क्या फाइंड कर रहे हैं? मीडियन है ना, ये भूल जाओ अभी, क्वार्टाइल्स बाद में कराऊंगा मैं।
तो हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं। अब मीडियन फाइंड करने का दो फॉर्मूला था, ये आपका 15 बोले तो क्या है, ऑड ऑब्जर्वेशन, तो क्या आएगा मीडियन का फॉर्मूला, n+1/2 टर्म, n = 15 + 1/2 टर्म। बेटा 15 + 1 कितना होता है, 16, 16/2 8, तो यहां पे आ जाएगा 8th टर्म। दिस इज द रैंक ऑफ मीडियन। अब तो मीडियन आया नहीं है, ये रैंक है मीडियन का, कि रैंक ऑफ मीडियन क्या आया, 8th टर्म। अब लेफ्ट टू राइट देखना है असेंडिंग ऑर्डर में, 8वां टर्म कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कौन सा है, 12। ये हो गया बेटा अपना मीडियन। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है पक्का। तो मीडियन ऐसे कैलकुलेट होता है। तो मैं आपको मीडियन बता रहा हूं पहले, क्वार्टर्स बाद में बताऊंगा। तो ये फॉर ऑड ऑब्जर्वेशन, तो आपने लिख लिया रहेगा साथ साथ में। अब अगर इवन ऑब्जर्वेशन आ गया, ये देखो बेटा, ये आपका इवन ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पूछा गया यहाँ पे कैलकुलेट Q1 एंड Q3, हटाओ इसको, कैलकुलेट मीडियन। फॉर द टाइम बिंग मैं हटा रहा हूं, बाद में क्वार्टर्स भी कराऊंगा मैं। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर। फटाफट आओ मेरे साथ में, लिखो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटू कौन है इधर, ये ना 145, तो 145 148 145 148, देन आफ्टर 151 154, सॉरी 152 है ना, 152 151 152, जल्दी से नेक्स्ट क्या है, 154 158 159, किधर गया अभी आगे, 163 171, सर 2 बार आया, 2 बार है तो क्या हुआ, 2 बार लिखो, 3 बार आया तो 3 बार लिखो, ठीक है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर अगर 2 बार आया तो 2 बार क्यों लिख रहे हो, 1 बार लिखना चाहिए बेटा। वो सेट के अंदर लिखते थे ऐसा, पता है, कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर सेट रिलेशन फंक्शन, सेट्स करके टॉपिक था आपका 9th में आई थिंक। तो इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है, अगर रिपीट हुआ तो 1 बार लिखते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट थोड़ी है, समझ में आ रहा है। तो 2 बार आया तो 2 बार लिखने का। अब ये 10 आया, 10 ये आपका इवन ऑब्जर्वेशन है, इवन ऑब्जर्वेशन है। तो इवन ऑब्जर्वेशन में मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइड बाय 2, ध्यान दो इधर, डिवाइड बाय 2, n कितना है, 10, 10/2, पहले वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 10/2 + 1, ये +1 अलग से, बेटा ये n +1/2 नहीं है, n/2 + 1 है, अलग है यार। फिर डिवाइड बाय 2, अब 10/2 मतलब 5, तो 5th टर्म प्लस 6th टर्म, 5 + 1 6th टर्म, डिवाइड बाय 2। 5th टर्म क्या है, 5th टर्म 1 2 3 4 5 154, 6th टर्म कितना है 158, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, बोलो 156 आ रहे हैं ना, 54 55 56 57 58, तो बीच में कौन है 54 50 56, यस। या प्लस कर लो, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 312 आएगा, और 312 का आधा कितना होता है 156,
अरे समझा कि नहीं, एवरेज कर रहे सर, ऐसे करना पड़ेगा एग्जाम में। यस बेटा, ऐसा करना पड़ेगा एग्जाम में, तो आपको मार्क्स मिलेगा, तो आपको मार्क्स मिलेगा। सर कुछ अलग मेथड इसका करने का, अगर ये एमसीक्यू में आता तो कैसे करते हैं, इतना टाइम लग रहा है सर, एमसीक्यू आता तो मैं आपको एमसीक्यू के हिसाब से बताता हूँ। अगर ये एमसीक्यू में आता था तो पहले करने का असेंडिंग ऑर्डर, फिर क्या देखने का कि ये टोटल 4 टर्म आगे से, ये 4 टर्म पीछे से, तो बीच में कौन है, बीच में ये दोनों टर्म है। क्लियर है, बीच में ये दोनों टर्म है, तो ये दोनों टर्म बीच में, तो उसका एवरेज कर लो। एवरेज बोले तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, वही किया देखो मैंने। अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो मैं ऐसे ही चेक करूंगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। मिडल के 2 टर्म का एवरेज, सर इसके पहले तो ऐसा नहीं किया था, क्योंकि इसके पहले देखो टोटल 15 टर्म्स थे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और बीच में कौन है, बीच में ये है, बीच का बंदर, ठीक है, बीच का बंदर 12 आपका क्या आएगा, मीडियन। तो जब ऑड रहेगा ना, ऑड तो एक ही बीच में रहेगा, इवन रहेगा तो दो बीच में रहेंगे, दोनों का एवरेज करने का, ये अपना लॉजिक है। सर कुछ और तरीका, समझो हमने एक ही फॉर्मूला याद रखा तो चलेगा क्या, ये वाला जो आपने 2 फॉर्मूला लिखा है, हमें ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला चलेगा बेटा। फर्स्ट वाले फॉर्मूले से भी आप आंसर ला सकते हो, मैं बताता हूँ ला के कैसे आएगा। ये सब नॉलेज आप ले लो बेटा, काम का ये सब, और मार्क्स भी मिलेगा अपने को। देखो अगर मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूं, मीडियन इक्वल टू n+1/2 टर्म। अब ऑब्जर्वेशन इवन है, फिर भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, देखते आता है कि नहीं आता। n 10 है, 10+1/2 टर्म, बेटा 11/2, 11/2 कितना होता है, 5.5, तो यहां पे मैं लिखता हूं 5.5 टर्म। सर अभी क्या, ये 5.5 क्या आया, रैंक ऑफ मीडियन। अब 5.5 को कैसे लिखेंगे सर, देखो 5.5 इज द एग्जैक्ट मिडल ऑफ 5 एंड 6, तो 5th एंड 6th टर्म का एवरेज, 5th एंड 6th टर्म का एवरेज हो गया ये। सर ये 5.5 आया, अगर 5.7 आता तो, 5.8 आता तो, ये मीडियन में तो कभी ऐसा नहीं आएगा 5.8 करके, 0.5 आएगा कि मीडियन में अपॉन 2 ही करते हैं ना। पर समझो आगे बढ़ेंगे ना, क्वार्टाइल डेसाइल, मैं आपका क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल का बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, तो समझो ये क्वार्टाइल का क्वेश्चन होता है, डेसाइल का होता है, परसेंटाइल का होता है, तो क्या करते हैं, तो यहां कुछ भी आ सकता है पॉइंट के आगे। तो उसको लिखने का तरीका देखो बेटा, इसको लिखने का तरीका देखो, ये जो 5.5 आपको दिख रहा है ना, इसको भी ऐसा लिखना पड़ेगा, कैसे, 5th टर्म, ये जो इंटीजर पार्ट है पॉइंट के पहले वाला लेफ्ट पार्ट, 5th टर्म प्लस पॉइंट के आगे कौन है, 0.5 ब्रैकेट, 5th के बाद क्या आएगा, 6th, तो 5th के बाद आएगा 6th टर्म माइनस 5th टर्म। वापस देखो, पॉइंट के पहले 5 तो 5th टर्म, फिर पॉइंट फ्रैक्शन वाला पार्ट 0.5, अब 5th के बाद क्या आता है, 6th, तो 6th माइनस 5th। सपोज ये 7.5 होता, 7.5, 7th टर्म प्लस 0.5, 8th टर्म माइनस 7th टर्म, 8th टर्म माइनस 7th टर्म, ऐसा आता कि 7 के बाद 8 आता है। तो 5th टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 ना, ये वाला 154, तो 154 प्लस 0.5, 6th वाला टर्म 158 माइनस 154। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, कितना आएगा ये 4। अब बताओ 4 इंटू 0.5 मतलब आधा, 4 का आधा कितना होता है 2, तो यहां पे 2 आ जाएगा, तो आ गया ना 156। देखो सेम टू सेम एज इट इज, तो समझ गए आप मीडियन कैसा। अभी कोई भी क्वेश्चन आएगा मीडियन का, अगर डेटा इंडिविजुअल रहेगा तो आप कर सकते हो, पक्का बेटा।
तो ये आपका मीडियन पार्ट है। अब मैं आपको क्वार्टाइल भी इसी में बता देता हूँ ताकि आपको इजी गिरेगा। तो आपके फॉर्मूला बुक में आ जाओ, फॉर्मूला बुक में ये वाला, इसमें ये आपने लिखा मीडियन करके हेडिंग। अब अगर क्वार्टाइल होता तो स्टेप्स तो सेम ही फॉलो करेंगे अपन, सेम ही, या अलग से लिख लो, राइट सेपरेटली। इफ क्वार्टाइल्स देन क्वार्टाइल्स में क्या पूछते हैं लोग, Q1, Q2, Q3। देखो क्वार्टाइल्स पूछा तो भी ऐसे ही करना है, असेंडिंग ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा। इधर चेंजेस हो जाएंगे, जहां दो फॉर्मूले थे वो एक ही फॉर्मूला बनेगा। ये इसको मत करना, ये कुछ काम का भी नहीं फॉर्मूला आपका। मैंने भी आपको प्रूव करके बताया कि आप ये फॉर्मूला यूज करते तो भी आंसर आ रहा था आपका, तो ये क्यों अप्लाई करने का। सर स्कूल में तो कराया था, तो करो ना, स्कूल में चलेगा, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में मीडियन तो है ही नहीं, क्वार्टाइल्स की समी है, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल और डेसाइल करके। तो Q1, Q2, Q3 में क्या करना है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला कौन सा, n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। क्या बात है सर, सर इसका भी n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। सर थर्ड वाले का वो भी सेम n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। तो सर फर्क क्या हुआ तीनों में, तीनों तो सेम ही है। Q1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, Q2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, Q3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और अपॉन में 4 आएगा। याद रखना बेटा, जब भी क्वार्टाइल्स की कहानी होगी तो क्वार्टाइल्स में हमेशा याद रखना n/4 ही होता है, समझे। ये आप लिख लो n/4। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया रहेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कैटेगरी पहले आप डिवाइड करो, उसके बाद सम प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको Q1, Q2, Q3 तीनों बता दिया फॉर्मूला, और हमने एक क्वेश्चन भी किया, देखो ये वाला क्वेश्चन भी किया, पर हमने क्या किया, मीडियन लेके किया था, मीडियन वाला। अब देखते हैं हम लोग कि अगर क्वार्टाइल्स वाला सम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर किया हुआ है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने को। फाइंड करते हैं हम लोग क्वार्टाइल्स, करें से हियर क्वार्टाइल्स में अपने को क्या बोला, ऑल द क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, Q1, Q2, Q3। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। बोलो बेटा n कितना है, n 15 है, 15 + 1 अपॉन 4। मतलब आपको ये मत लिखना इधर, ये मत लिखना, n 15 लिखना, और ये तो मीडियन है, इसको हटा दो। ये तो हो गया, प्रैक्टिस के लिए बताया था मैं आपको मीडियन कैसा होगा। तो n = 15, तो 15 + 1 अपॉन 4 कितना होगा, 16/4। अब 16/4 का मतलब होता है फोर्थ टर्म। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 10.9, दिस इज Q1। सिमिलर वे में Q2 भी करते हैं हम लोग। Q2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n+1 अपॉन फोर्थ टर्म। तो 2 बेटा याद ध्यान देना, n+1 अपॉन 4 आपने इधर निकाल के रखा है, देखो कितना था, 4 था ना अपना। तो यार डायरेक्टली आप 4 लिख सकते हो। मुझे पता है कि आप इधर भी कैंसिल कर सकते थे, 2 2 जा 4, ठीक है, वो ये ज़्यादा अच्छा है। 2n+1 अपॉन 4 मेहनत की हुई है, n+1 अपॉन 4 के ऊपर अपन इधर, तो 4 यहाँ लिख दो। तो 4 × 2 कितना होता है, 8th टर्म। कितना है 8th टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 12। तो Q2 कितना आ गया बेटा, 12। कुछ ऑब्जर्व किया आपने, मीडियन भी 12 आया था। मीडियन मतलब 50%, एंड Q2 मतलब 50%। Q1 Q2 मिला दो, 25 कितना होता है, 50%। तो 50% मतलब ये Q2 भी क्या होता है, मीडियन होता है। Q2 भी क्या आएगा, मीडियन।
आ गया 12 आपका, मस्त है। अब एक और पूछा था अपने को Q3, ये तो आप खुद ही करके बताओ फटाफट। 3 n+1/4, मेहनत की है, 4 टर्म, 12th टर्म ना, 12th टर्म कितना, ये 8 टर्म था, 9 10 11 12, हाँ 14 आ रहा है। बस तो आंसर लिख देंगे अपन। कंप्यूट ऑल द क्वार्टाइल्स। अच्छा यहाँ पे कुछ रुपीस तो दिया नहीं है ना, रुपीस या केजी होता तो वो लिखते थे केजी रुपीस में, यूनिट भी लगाना पड़ता है अपने को। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, Q1 इक्वल्स टू 10.9, Q2 इक्वल्स टू 12, Q3 इक्वल्स टू 14। क्लियर है, ये तो सिंपल था। इसमें ना इसमें थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। ये जो अपन ने किया था मीडियन वाला सम है, मीडियन वाला, इसी क्वेश्चन को अपन है ना Q1 एंड Q3 निकाल के मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे Q1 एंड Q3। तो यहाँ पे आ जाओ, इसमें असेंडिंग ऑर्डर आपने किया हुआ था, ये रहा असेंडिंग ऑर्डर आपका। ये लिखने का नहीं है एग्जाम में, जब भी क्वार्टाइल पूछेंगे तो इवन ऑर्डर करके लिखना मत। यहां पे अपन Q1 भी निकालते हैं और Q3 भी निकालते हैं। तो पहले Q1 का फॉर्मूला लिखो आप, क्या है Q1 का फॉर्मूला, तो Q1 इक्वल्स टू n+1/4। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, n 10 है ना इसीलिए अच्छा है। देखो 10+1/4 टर्म कितना गंदा आ रहा है, देखो 11/4 कितना होता है, 11/4। ट्राई करो, 4 2 जा 8, 0.0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 2.75। देखो गंदा है कि नहीं, और मैंने बोला भी था, सिखाया भी था, देखो कि जब कुछ कितना भी गंदा क्यों ना आए ये मेथड फॉलो करना है। 5.5 रहेगा तो ऐसे लिखने का, और 2.75 आया तो कैसे लिखोगे, पॉइंट के पहले 2 है तो सेकेंड टर्म प्लस 0.75। अब सेकेंड के बाद क्या आता है, थर्ड, तो यहां लिखना पड़ेगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, फर्स्ट और सेकेंड 148 प्लस 0.75, थर्ड क्या है 151 माइनस 148, तो 148 प्लस 0.75, 151 माइनस 148 3 आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2.25 तो 150.25, दिस इज Q1, ये Q1 है आपका। आया समझ में आपको, और अगर Q1 निकाल दिया तो Q3 भी निकल जाएगा अपना। तो यहाँ पे इधर ही कर लेता हूँ मैं आपको Q3, तो ध्यान दो Q3 भी, तो Q3 का फॉर्मूला आएगा 3n+1/4 टर्म। फटाफट मेरे से भी पहले करके मुझे कमेंट करके बताना बेटा, ये n+1/4 कितना है, ये मेहनत की हुई है आपने, देखो 2.75, तो यहाँ पे 2.75 टर्म, 8.25 राइट, 8th टर्म प्लस 0.25, आफ्टर 8 9 होगा तो 9th टर्म माइनस 8th टर्म, एट टर्म कितना है
1 2 3 4 5 6 7 8 163। नाइन्थ टर्म 171 माइनस 163, 163 प्लस 0.25 इंटू ये कितना आ रहा है 8, और 8 इंटू 0.35 मतलब 8 चवन्नी कितनी होती है, 4 चवन्नी 1 रुपया, 8 चवन्नी 2 रुपया, ठीक है ना। ये कितना आएगा 2 रुपया, तो कितना आएगा 165। ये Q3 का आंसर आ गया। तो आप आंसर लिख देना Q1 एंड Q3। और जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको कुछ लिखा था हाइट के बारे में, हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको आंसर भी सेंटीमीटर में लिखना चाहिए। तो आंसर लिख दो, आंसर Q1 इक्वल टू 150.25 सेंटीमीटर, Q3 इक्वल टू 165 सेंटीमीटर्स। तो आपको रॉ डेटा का मीडियन एंड क्वार्टाइल समझ में आ गया रहेगा आई थिंक, ठीक है। मीडियन एंड क्वार्टाइल, और मीडियन तो ज्यादा पूछते नहीं कि क्वार्टाइल ही पूछेंगे, क्वार्टाइल्स में भी मीडियन आ जाएगा ना, Q1 Q2 Q3। तो Q2 क्या होता है, मीडियन होता है। तो बात तो एक ही है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और प्लीज आप ये होमवर्क अच्छे से करके लेके आना और मुझे कमेंट करके बताना कि सही है कि नहीं। एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लेना कि बहुत सारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ना, पहले वाले गवर्नमेंट टेक्स्ट में कुछ अलग डेटा था, इसमें शायद ये 190 की जगह पे 191 था आई थिंक। देख लेना आप कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना कि मेरे क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आप आंसर कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।